तो देखिए उमाशंकर जी, मेरे एक मित्र हैं जी। जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। ये रांची में रहते हैं। वर्तमान में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और ये मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ वर्ष पहले ये सेबी की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, जो कि एक ऑनरेरी पद होता है। तो ये वर्ष 2015 के आसपास की बात है, जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जानने और सीखने के लिए सिंगापुर गए थे। अच्छा। और वहां पे उन्होंने पूरी क्रिप्टो करेंसी की पूरी मतलब शिक्षा ली, ऑफिशियली शिक्षा ली, फीस पे कर ओके। लगभग 7 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए वहां उन्होंने फीस दिया। अच्छा। और वहां जो उनको बताया गया वो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा वहां जी। पढ़ाई हुई, फिर उन्होंने 2 लाख रुपए और फीस पे किया और ऑनलाइन एग्जाम दिया अमेरिका की एक संस्था से। ओके, इसी पे क्रिप्टो करेंसी हाँ, पे ही। इसी क्रिप्टो करेंसी पे ही पढ़ाई ओके। यहाँ हुई और एग्जाम वहां पे हुआ है। हम्म। तो जब मैंने पूछा उनसे कि आपने वहां इतने पैसे खर्च करके क्या सीखा, तो उन्होंने बहुत मतलब उतने विस्तार में नहीं गए जितने विस्तार से उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन उन्होंने संक्षेप में जो बात बताया वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पहले एक बात समझिएगा कि दुनिया में कोई भी देश 4 कम्युनिटी न हो तो जीवित नहीं रह सकता। 4 कम्युनिटी कौन कौन लोग? सबसे पहला गोल्ड के यानी सोने के व्यवसायी, दूसरा ड्रग्स के कारोबारी, तीसरा शस्त्र के कारोबारी, और चौथा हवाला कारोबारी। पहला गोल्ड क्यों? क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा का वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट में उस देश में मौजूद गोल्ड के रिजर्व और विदेशी मुद्रा के भंडार के आधार पर होता है। जब जब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू गिरती है तब तब वो स्वर्ण मुद्राओं के कारोबारियों से सोना परचेज करके अपने भंडार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे एक बात बता दूं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जितनी मात्रा में गृहिणियों के पास सोना है, अगर वो सोना सरकार के पास पहुंच जाए तो आपका रुपया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और केवल मंदिरों में जितना सोना है, सच में वो सरकार के पास पहुंच जाए तो आपका रुपया पूरी दुनिया में नंबर 1 पर होगा। डॉलर का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं होगा। लेकिन खैर, ये तो अपने देश में स्वर्ण भंडार की बात होगी जो अलग अलग जगह बिखरे स्वरूप में है। लेकिन सरकार के पास जो है वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा करके अपनी मुद्रा को, वैल्यू को बहुत ही रसातल धरातल में जाने से रोकने का प्रयास करती है। हर देश के साथ ये होता है। इसलिए स्वर्ण व्यवसायी उस देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा मैंने कहा ड्रग्स कारोबारी। ये क्यों? जो ड्रग्स कारोबारी हैं, अगर ये ना हो तो हमें औषधियां या दवाएं ना मिले। क्या दवाओं के बिना कोई देश जीवित रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरा कारोबारी भी बहुत जरूरी है। तीसरा है शस्त्र कारोबारी। क्या शस्त्रों के बिना कोई देश जीवित रह सकता है? आज रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी हुई है, रूस के पास इतने आधुनिक शस्त्र हैं और कहीं ना कहीं यूक्रेन उसमें पिछड़ता दिख रहा है। लेकिन हम युद्ध पे न जाते हुए इस बात की चर्चा करते हैं कि शस्त्र कारोबारी कितना जरूरी है किसी देश के लिए, उसकी अपनी रक्षा के लिए। और चौथा है हवाला कारोबारी। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है हवाला, ये तो गलत लोग होते हैं। लेकिन इनका जो पैटर्न होता है ये कभी कभी सरकार को बहुत मदद करता है। आरबीआई के पास जो कुछ चुनिंदा हवाला कारोबारी हैं जो उसके सिक्के को बाजार में ले जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपको जो ये फुटकर पैसे बाजार में मौजूद दिखते हैं, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये जो सिक्के हैं ये आपको कभी बैंक से मिले हैं या आपने कभी बैंक में जमा किया है? नहीं, कॉइन तो खैर कभी नहीं देखा। नहीं मिले। तो दुकानदार ही लेते हैं। टकसाल में है और दिखता मार्केट में है,
तो टकसाल से मार्केट तक का जो सफर है ये कैसे ये सिक्का तय करता है? क्योंकि बैंक के माध्यम से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसका रख रखाव, इसकी काउंटिंग और इसका वजन, ये जो है करेंसी चेस्ट से बैंक तक लाने की प्रक्रिया ये बहुत ही जो है जटिल है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और ले आने और ले जाने की दृष्टि से भी। तो ये हवाला कारोबारी का यहाँ रोल आता है। जब भी टकसाल से सिक्के नए बन के निकलते हैं तो आरबीआई बहुत ही गोपनीय तरीके से हवाला कारोबारियों के माध्यम से इसे हर शहर तक पहुंचाता है और हवाला कारोबारी इसे मार्केट में लिक्विडेट करते हैं, फैलाते हैं। आपको हर शहर में कुछ कटे फटे नोट बदलने वाले लोग मिल जाते हैं। कभी भी आप इनसे बड़ी मात्रा में फुटकर पैसे मांगेंगे, जो आजकल चिल्लर का जो प्रॉब्लम होता है वो इनके यहाँ से मिल जाते हैं। आप जितना चाहें इनको पूछेंगे मिल जाएंगे, नया मांगेंगे तो नए भी मिल जाते हैं, पुराने भी मिल जाते हैं। तो ये भी एक कैरियर है सिक्के को मार्केट में लिक्विडेट करने में। और जब भी आरबीआई के टकसाल से कोई कंसाइनमेंट ऐसा हर शहर में पहुंचता है तो उस शहर की सर्वोच्च अथॉरिटी को ही सिर्फ ये बात पता होती है, तो वो उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। अब हवाला कारोबारी क्यों, इससे देश का क्या ताल्लुक? क्योंकि हर देश में एक निचला तबका होता है जो अगर छुट्टा पैसे न हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मोची हुआ, पान वाला हुआ, रिक्शा वाला हुआ, ये जिनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं होते हैं। अगर खुदरा पैसे इनको न दिए जाए, न मिले, तो इनका जीना दुश्वार हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा, बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए हवाला कारोबारी भी जरूरी है। ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब सरकार के आदमी नहीं है, सब प्राइवेट है। और जो कि सरकार के अंडर में काम करते हैं, जो सरकार के आड़े वक्त पे काम तो आते हैं लेकिन सरकार इनके किसी काम नहीं आती। जैसे आप मान लीजिए कि सोना का व्यवसायी है या फिर दवा का कारोबारी है, अगर वो किसी दूसरे देश से दवा का कोई कारोबार करता है तो उसे अपना पेमेंट जो भेजना पड़ता है उस देश में, मान लीजिए वो इंडिया का है और वो अमेरिका में भेज रहा है, तो उसको एक्सचेंजर के माध्यम से ये पैसे भेजने पड़ते हैं क्योंकि वहां डॉलर चलता है। और एक्सचेंज में सबसे बड़ी समस्या है कि 2% से लेके 25% तक अलग अलग स्लैब पे ये कन्वर्जन चार्ज ले लेते हैं, एक्सचेंज करने का चार्ज लेते हैं, रुपए को डॉलर में बदलने का चार्ज ले लेते हैं। अगर दवा का कारोबारी यहाँ फैक्ट्री लगा के रखा है तो मशीनें मान लीजिए अमेरिका से आ रही हैं या इराक से आ रही हैं या कहीं दूसरे कंट्री से आ रही हैं, तो वो देश की मुद्रा में पेमेंट उसको करना है, रुपया वहां नहीं चलता। तो सरकार इनसे काफी चार्ज कर लेती है केवल मनी कन्वर्जन का। इससे ये बड़े परेशान रहते हैं। ये चारों जो वर्ग है बहुत परेशान रहता है। तो जैसे हमारे यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टरों का संगठन, एनजीओ है। जैसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के अलग अलग, हर तरह का एक नेशनल संगठन जैसे होता है वैसे ही इंटरनेशनल संगठन भी होता है। तो ये जो चारों कम्युनिटी है, यानी स्वर्ण व्यवसायी और शस्त्र व्यवसायी, ड्रग्स के कारोबारी और हवाला, इनका एक इंटरनेशनल भी जो है संगठन है। तो सन 2002 में इनकी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जो सबसे हॉट मतलब टॉपिक होता है बात का, वो यही होता है कि कैसे इस चार्ज से बचा जाए। हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमारा मुनाफा अगर किसी व्यवसाय में 10% का है तो 25% गवर्नमेंट ले लेती है। अब हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? तो ये चारों लोग एक धरातल पर आते हैं, एक बैठक करते हैं, बहुत हायर लेवल के लोग जो इंटरनेशनल पदाधिकारी होते हैं अपने अपने संगठन के, ये बैठक करते हैं और वहां ये एक डिसीजन होता है। और वो डिसीजन ये होता है कि एक ऐसी मुद्रा हम लोग अपनी चलाई जाए जो हम लोग अपने कारोबार को बढ़ाने में, एक दूसरे के पेमेंट को आसान बनाने में हमें मदद मिले और हमें सरकार के इस
जो कटौती होती है सरकार के द्वारा की जाती है, इससे हमें मुक्ति मिले। तो उन लोगों ने कहा कि इंटरनेट का युग है और इंटरनेट ही इसे चला सकता है, आसान बना सकता है, जो हवा के माध्यम से जाए। तो इन लोगों ने इजराइल के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को ये जिम्मा दिया। ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को पूरी दुनिया में बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में इतना साउंड है, इतना शक्तिशाली है, जिसका नाम डंका दुनिया में जापान की तरह नहीं बजता, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं कि टेक्नोलॉजी के बारे में, कि अमेरिका के पास भी परमाणु बम है, लेकिन अगर वो किसी शहर में परमाणु बम फोड़ेगा तो केवल वो शहर जाएगा। लेकिन इजराइल के पास जो परमाणु बम है, मतलब अमेरिका का परमाणु बम जब धरती से टकराएगा तब फटेगा। इजराइल के पास जो परमाणु बम है वो हवा में धरती से 1 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट करेगा और पूरे के पूरे आसपास के कई शहरों को अपने चपेट में लेके उसकी रेडिएशन आग जो भी फटेगी वो बारिश की तरह नीचे गिरेगा। यानी एक परमाणु बम कई शहरों को ले सकता है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास। अगर आप देख लें मोबाइल की बात, तो हाथों में लिपट जाए ऐसा मोबाइल अगर किसी ने बना लिया है तो सबसे पहले दुनिया में इजराइल ने बनाया, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी अपने देश से बाहर जाने नहीं दी। अगर वॉकिंग मतलब टॉकिंग मोबाइल की बात करें तो उसने एक ऐसा मोबाइल भी बनाया है जो सिर्फ आप मुंह से बोलेंगे मोबाइल अचानक से ऑन होगा, जिसका नाम लेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा, उसको कॉल जाएगा और फिर वो कॉल जब आप कट करना चाहेंगे कट हो जाएगा। तो अगर कोई अकेला आदमी घर में है और उसको किसी काम में बिजी है, मान लीजिए कि वो किचन में खाना बना रहा है, उसका मोबाइल कहीं दूर रखा है, मोबाइल उसको टच नहीं करेगा, कमांड देगा, वॉइस कमांड से उसका मोबाइल ऑपरेट होगा, वो भी वो बना चुका है। दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट दिखने वाला मोबाइल भी सबसे पहले इजराइल ने बनाया। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल इतना साउंड है, लेकिन जापान ने यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम किया, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा तेजी से पसंद आता है। क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी को झेलने के बाद वहां आज भी विकलांग पैदा होते हैं, तो रिमोट की टीवी अगर आई तो जापान की टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो चलने फिरने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने रिमोट का इजाद किया। इस तरीके से जापान बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जो हमारे घरेलू काम काज उपयोग गैजेट्स वगैरह में बड़ा काम आते हैं। इसकी वजह से जापान ज्यादा पॉपुलर हुआ और इजराइल ने शस्त्र अस्त्र और बहुत सारे ऐसी चीजों पे काम किया जो पब्लिक के लिए बहुत डिमांडेबल नहीं था। कुछ मोबाइल की बातें छोड़ दें तो जो पब्लिक के लिए बहुत डिमांडेबल नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए बहुत जरूरी था। तो वहां के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो जापान से भी तगड़े हैं। तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई क्रिप्टो करेंसी बनाने की। ओके। और उनके 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने 6 साल तक इस पे लगातार मेहनत किया और 6 साल बाद उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बना ली। और बनाने के बाद पूरी व्यवस्था इन चारों कम्युनिटी के पदाधिकारियों को समझाई। इन चारों कम्युनिटी के लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से एक अमाउंट फिक्स किया और सब ने उस अमाउंट को एक संस्था बना करके वहां जमा किया। मान लेते हैं वो अमाउंट 1000 करोड़ है, तो चारों संगठनों ने 1000 करोड़ दिया तो 4000 करोड़ हो जाते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान ये आपस में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करते हैं, जो जिस देश में होता है उस देश की संस्था के उस संगठन के व्यक्ति के द्वारा वहां पे उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है उस देश की मुद्रा में। इसके लिए उन्होंने एक फंड बनाया, मतलब एक रिवॉल्विंग फंड जैसे होता है ना, वैसे एक फंड बनाया जिसमें सब अपना योगदान करते थे। लेकिन इनको क्रिप्टो करेंसी मिल चुकी थी, दुनिया की अत्याधुनिक चीज मिल चुकी थी, लेकिन ये फेल कर गया क्योंकि दुनिया सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से नहीं चलती है। इनकी कम्युनिटी में
कोई दूसरे व्यवसाय के लोग शामिल नहीं हुए। जैसे खाने पीने का भी कारोबार होता है, वो उनके व्यवसायी शामिल नहीं हुए। जैसे मैं कहूं कि रिटेल व्यवसायी कपड़े वपड़े का काम करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसायी, ऐसे लोग शामिल नहीं हुए। बहुत सारे जरूरी बिल्डिंग मटेरियल्स के काम हैं जो बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, रिफाइनरी से जुड़े, ऑयल से जुड़े, बहुत सारे लोग इनमें शामिल नहीं हुए। नतीजा ये टेक्नोलॉजी, मतलब ये लोग जो व्यापार करते थे इसमें फेल साबित हो गए। लेकिन टेक्नोलॉजी का इजाद हो चुका था। ओके। अब यहां पे एक सीन हम दूसरी जगह से लेते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हैं कि अविकसित और विकासशील देशों को डॉलर के रूप में मदद किया। आज अमेरिका का डॉलर आज भी पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के मामले में ज्यादा एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। यूरो उससे ज्यादा वैल्यूएबल होते हुए भी ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और उससे कम वैल्यू होने के बावजूद भी पाउंड और यूरो लड़ाई लड़ रहे हैं, और डॉलर, अमेरिकन डॉलर जो है पूरी दुनिया में राज करता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे देश अमेरिका पे आश्रित हो गए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि हम आर्थिक रूप से गुलाम हो चले हैं अमेरिका के, और इससे बाहर निकलने का एक ही है, और वो है कि हम सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंड। तो उन्होंने शिक्षा पे काम शुरू किया, और धीरे 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 कई दशकों के बाद ये देश धीरे 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 सेल्फ डिपेंड होने लगे। इसमें आप दुबई का नाम ले सकते हैं, सिंगापुर का नाम ले सकते हैं। हर देश ने अपने अपने स्तर पे तरक्की थोड़ी सी हासिल की है, और जैसे जैसे वो तरक्की हासिल करते गए वैसे वैसे वो उनकी अमेरिका पर से निर्भरता कम होती गई। और ये बात अमेरिका को समझ में आ चुकी थी कि दुनिया पे राज करना है तो देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा, और उसका डॉलर अब कोई स्वीकार करेगा नहीं। आने वाले दौर में डॉलर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो उन्हें एक ऐसी मुद्रा की तलाश थी जो दुनिया पे उनका बादशाहत कायम कर सके, और उन्हें क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज बनाई जा चुकी है इसका पता चल चुका था। लेकिन बनाई जा चुकी थी, उसके बाद पता चला, तो उनको यह भी पता चला कि इसका कोई मालिक नहीं है और न मालिक बन सकता है। लेकिन इनको दुनिया पे राज करना था, दुनिया का गुलाम बनाना था, और इनकी कोई अपनी इजाद थी भी नहीं। तो इन्होंने उन दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपने यहाँ हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, अपने यहाँ मतलब मेहमान बना लिया, उनको बहुत लग्जरी और सुविधाएं दी, और सारी रात जानने की कोशिश की कि क्या, कैसे हम इनको बिटकॉइन को संचालित कर सकते हैं, जिसका नाम बिटकॉइन बाद में पड़ा, कैसे हम इसको संचालित कर सकते हैं। तो वो बोला कि ये संभव नहीं है कि संचालित किया जा सके, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन पे अपना हक जमा सकते हैं। पूछा गया कैसे, तो उन्होंने बताया कि इसके माइनर्स बन करके, इसके ज्यादा से ज्यादा हैकर्स पैदा कर करके। तो अमेरिका के 1.5 लाख ब्यूरोक्रेट्स शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा बिटकॉइन की माइनिंग में काम लगे हुए हैं। इनको हैकर्स कहा जाता है, और ये जो काम करते हैं उसको माइनिंग कहा जाता है। जो ब्लॉकचेन पे माइनिंग होती है, एक एक ट्रांजैक्शन को क्लियर करते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा माइनर्स अमेरिका के हैं, इसीलिए अमेरिका की बादशाहत इस पे रही। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया में विस्तार पाया 2012 के बाद, वैसे वैसे ये बात भी सबको पता चलती गई कि बिटकॉइन की माइनिंग का जो सोर्स है, जो उसके कीज हैं, ये ओपन डेटाबेस में है, इसको कोई भी कर सकता है। तो दूसरे देशों में भी माइनिंग का कार्य शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका सबसे पहले इस राज्य को जाना, तो उसने
अच्छा, वो ये कभी दुनिया को बताना भी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई चीज है जिसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने दो शब्द चुने जापानी, जापान की जो है भाषा में से, सातोशी, जो दशमलव के 8वें हिस्से को कहा जाता है। सॉरी, दशमलव के बाद 1 करोड़ के लिए कितने जीरो लगते हैं, जरा देख लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यस, 8वें हिस्से को, 8वें हिस्से के का जो होता है उसको सातोशी बोलते हैं। तो वहां से उन्होंने सातोशी लिया। और नाकामोटो का मतलब होता है जापानी भाषा में चमत्कार। कभी कभी आप बच्चों के कार्टून चैनल पे चले जाइए, वहां पोगो और कार्टून नेटवर्क पे, वहां कुछ कार्टून में नाकामोटो शब्द का इस्तेमाल होता है। नाकामोटो मतलब चमत्कार। चूंकि बिट मतलब छोटा और कॉइन मतलब सिक्का, इस छोटे से कॉइन में वो चमत्कार भरा हुआ था, तो इन्होंने सातोशी नाकामोटो नाम दिया ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये जापान ने इजाद किया है। कोई एक नाम तो देना था। अगर जापान ने इजाद किया है तो जापान ने खुद इसको मान्यता क्यों नहीं दी? इसको अप्रैल 2015 के बाद मान्यता जापान ने दी क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन इजाद तो पहले ही हो चुका था। तो ये 30 अक्टूबर 2008 को गिटहब से ऑडिटिंग करा के इसका व्हाइट पेपर ऑफिशियली तैयार किया गया बिटकॉइन का, और इसके बाद इसको दुनिया में लॉन्च किया गया और इसको नाम दिया अमेरिका ने सातोशी नाकामोटो। चूंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसका नाम इसके पीछे आए, इसलिए इंटरनेट पे कोई भी ऐसा डाटा कभी भी आता है तो उसको डिलीट करवा देता है। हालांकि अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने माइनर्स अदर कंट्री में भी पैदा हो चुके हैं कि ये चीजें अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब बिटकॉइन पे उसका अब कोई दबदबा नहीं रह गया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन का अस्तित्व मार्केट में इस तरीके से आया और इस तरीके से सातोशी नाकामोटो का नाम दुनिया के सामने आया। ये बात, ये इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है। जो उन्होंने सिंगापुर में पढ़ाई की, जो उन्हें पढ़ाया गया, ये वो बात। इस तरीके से सातोशी नाकामोटो आए और अमेरिका ने खुद उन्हें इंटरनेट की दुनिया में हर जगह सातोशी नाकामोटो के नाम से दर्ज कराया है, जो हम आज तक पढ़ते हैं। चाहे आप विकिपीडिया उठा लीजिए बिटकॉइन का, और चाहे कहीं भी देख लीजिए उठा के, लेकिन कोई दूसरा डेटा नहीं आता है। लेकिन जो लोग भी सिंगापुर से ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी की पढ़ाई करते हैं, उन्हें ये बात पता है। ये मेरी एक छोटी से उनसे बातचीत हुई तो मुझे ये बात पता चला। अब इसमें कितनी सच्चाई है, या तो सिंगापुर वाले बताएंगे या तो हमारे वो मित्र साहब बताएंगे तो पढ़ के आए हैं। लेकिन कोई क्यों झूठ बोलेगा और कोई ऐसी कल्पना क्यों करेगा? डेफिनेटली उनको पढ़ाया गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये बात आपको आज बता पा रहा हूं। तो सातोशी नाकामोटो के पीछे का टोटल रहस्य ही यही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के सपनों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी से चलता है जिसपे कभी कोई उसका मालिक नहीं बन सकता। लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा माइनर्स पैदा करके उन्होंने अपने हक में बिटकॉइन को संचालित करने की कोशिश अवश्य की। इसीलिए आप कभी ध्यान देंगे 2012 से पहले तक जो बिटकॉइन का पूरा सेंटर रहा है वो अमेरिका ही रहा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा 2015 से पहले जब भी बिटकॉइन में उतार और चढ़ाव होता था तो वो अमेरिका में खरीद और फरोख्त जो होता था यूरोपियन कंट्री में जो होता था उसके आधार पे। जब भी बहुत ठंड पड़ती थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, तो ये लोग बिटकॉइन बेच करके अपना आजीविका चलाते थे। उस समय बिटकॉइन अचानक से डाउन हो जाता था
और जब गर्मियां आती थी, मौसम अच्छे होते थे, तो ये परचेज करके रखते थे कि फिर से ठंड में हमें जरूरत पड़ेगी तो बिटकॉइन का रेट ऐसे मौसम में चढ़ता और उतरता था। लेकिन 2012 के बाद से जब बिटकॉइन की कम्युनिटी इंडिया में या एशिया के रीजन में इसके जो है कम्युनिटी बढ़ने लगी और यहाँ से खरीद फरोख्त होने लगी, तो ये जो फिलॉसफी जो बहुत ठंड पड़ने पे उसका रेट गिर जाता था, ये फिलॉसफी बदल गई। फिर डिमांड और सप्लाई पे चलने वाली चीज है, कभी भी ये घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे खरीद रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन का वर्जन वो फर्स्ट जनरेशन का ब्लॉकचेन था और अब जो है 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन आ चुका है। आज पुराने वर्जन पे चलने वाले ब्लॉकचेन पे चलने वाले बिटकॉइन अगर उसको ब्लॉकचेन से वॉलेट से वजेस पे ट्रांसफर करें तो कभी कभी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और कभी कभी 12 से 16 घंटे भी लग जाते हैं एक बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन क्लियर होने में। अब जिसका 52 लाख का बिटकॉइन 16 घंटे तक फंस जाए, उसका तो हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन एड्रेस है, एड्रेस पे डाला है तो वो जाना ही जाना है, ठीक है ना, तो वो जाता है। लेकिन अभी जो 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन आ चुका है, ये चंद सेकंडों में ट्रांजेक्शन क्लियर करता है। तो इसलिए वो पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। वो एक इजाद था जिसको लोगों ने जाना और समझा नहीं था कि दुनिया इसे किस रूप में लेगी। लेकिन जब इसका भविष्य सामने आया, दुनिया इसे स्वीकारने लगी, जब ये चल निकला, तो ब्लॉकचेन में भी कई सारे अमेंडमेंट हुए, मतलब शोध हुए और उसको भी हाईटेक बनाया गया। आज उसका 5th वर्जन आ चुका है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का सफर है, इसकी वजह दुनिया की वही 4 कम्युनिटी है जिसकी वजह से कोई एक देश सरवाइव नहीं कर सकता। जो वहां पढ़ाया जाता है, ये बात मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके से सातोशी नाकामोटो का जन्म हुआ। क्या आज के पहले आप जानते थे कुछ ऐसा? नहीं सर। तो आज आप जान लीजिए। है ना, अद्भुत जानकारी। मैंने भी सुना था तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन इस सच पे यकीन कैसे ना करूं, क्योंकि कौन है, कहां रहते हैं, ये संभव नहीं है। भगवान राम का अस्तित्व हम इतिहास में से खोज लाते हैं, ईसा मसीह का खोज लाते हैं, सही बात है, मोहम्मद साहब का खोज लाते हैं, सातोशी नाकामोटो का नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे इस बात पे यकीन हुआ। और वो क्यों कोरी कल्पना गढ़ेंगे? उन्होंने 7 लाख रुपए खर्च किए भाई, पर केवल ज्ञान सीखने के लिए 2 लाख रुपए पैसे खर्च किए। उन्होंने इसका एग्जाम देने के लिए 9 लाख खर्च करके जो क्रिप्टो करेंसी को सीखेगा वो झूठ क्यों बोलेगा? तो फिलहाल यही बात सामने आती है जो मेरे तक पहुंची। तो ये है क्रिप्टो करेंसी का रहस्य, सातोशी नाकामोटो का रहस्य। तो चलिए, अच्छी बात आज हम लोगों की चर्चा में एक आ गई सामने, है ना? बिल्कुल सर।